हेलो गाइस, आज हम सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट भी करेंगे और उसको खत्म भी करेंगे। इसके साथ ही आज हमारा पूरा सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाए। तो सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? एसी फंडामेंटल्स। तो उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। साइनोसाइडल वोल्टेज एंड करंट्स, देयर मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंसेप्ट ऑफ साइकिल, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस एंड पीक। पीक मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एवरेज एंड RMS वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फेज डिफरेंस, लैगिंग, लीडिंग, इन फेज क्वांटिटी एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर्स। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नोटबुक और पेन लेके बैठे, जिससे क्या होगा, मैं जब भी आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी तो आप उस टाइम पे वीडियो को स्टॉप करके उस पॉइंट को आपको कितना समझा है वो लिख लीजिएगा और वापस सेकेंड पॉइंट स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, वीडियो खत्म होने तक आपका वो चैप्टर खुद से कंप्लीट भी होगा, आपको समझ में भी आया होगा और आपकी खुद की शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगी जो आपको एग्जाम के लिए काम आ सकते। तो पहला पॉइंट है साइनोसाइडल वोल्टेजेस एंड करंट। ओके, इस पे से हम बाकी के जो भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बाकी के जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, एक साइनोसाइडल वेव। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? साइनोसाइडल वेव और साइन वेव। ये किसके लिए बनती है? एसी सर्किट के लिए बनती है। ठीक है, और एक इमेज देखो, इसमें मैंने आपको साइन वेव भी दिखाई है और कांस्टेंट एक करंट दिखाया है। ओके, ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डीसी करंट की डायग्राम है। हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो साइनोसाइडल होता है, जिसे हम कहते हैं साइन वेव, और हमारा जो डीसी करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। सेकेंड यूनिट है, ये पूरा का पूरा एसी फंडामेंटल्स पे है और पहला यूनिट भी एसी पे ही था और वो मैग्नेटिक सर्किट पे था। अभी का यूनिट है जो प्योर एसी सर्किट पे है। तो हमारी साइन वेव से हम वापस स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारी साइन वेव है। हमें पहला कंसेप्ट समझना है कि इस वेवफॉर्म में हमें क्या क्या दिख रहा है। देखो, हमारे एक्स एक्सिस पे हमें टाइम दिख रहा है, जिसे हमने टाइम t से रिप्रेजेंट किया है, और हमारे वाई एक्सिस पे क्या है? EMF और करंट। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, अगर आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट पता नहीं है, EMF क्या होता है, करंट क्या होता है, तो आप मेरा सबसे पहला वीडियो जाके देख सकते हैं, अभी का रिसेंट जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे मैंने डाला था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साइन वेव मतलब क्या है? ये एक एम्पलीट्यूड है, इसे हम अच्छे से स्टडी करते हैं, पर हमेशा आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है। हमारी जो साइन वेव होती है, अगर आप इसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दे, ये साइन वेव सिर्फ और सिर्फ हमारी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनती है। जो साइन वेव का पार्ट होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती है और नेगेटिव हाफ साइकिल देखो यहाँ पे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है। हमारे सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई साइन वेव नहीं बनता है। तो इसका रीजन क्या है, आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है? तो हमारा जो टाइम होता है वो एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, राइट? तो हमारा टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता। आपने कभी सुना है टाइम निगेटिव हो गया? नहीं, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस वजह से हम कभी भी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन वेव को ड्रॉ नहीं करते। हमारा EMF करंट निगेटिव हो सकता है, हमारा टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज आप कहीं जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली गाड़ी चला रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बोलूंगी कि 1 घंटे बाद, ओके, 1 घंटे के इंस्टेंट पे, मतलब 1 घंटे बाद के टाइम पे मुझे बताइए कि आपकी गाड़ी का स्पीड कितना है। वो क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस हुआ। कैसे? उस इंस्टेंट पे 1 घंटे के बाद जो टाइम होगा, उस इंस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, आपको समझ में आया इंस्टेंटेनियस क्या हुआ? ये जो वैल्यू होती है ये पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं। यहाँ पे जो हमें वेवफॉर्म दिख रही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, उसमें देखो आप, यहाँ पे मैंने T1 दिया है, 0 के बाद T1 दिया है। T1 टाइम है, वो क्या है? T1 टाइम के इंस्टेंट पर हमें देखना है कि हमारा EMF कितना है। हमने क्या किया, वैसे ही वो लाइन ऊपर खींच दी, और साइन वेव है हमारी जो बनती है, हमेशा याद रखो कि हमारी जो साइन वेव होती है, जो वेवफॉर्म होती है साइन वेव की, वो 2 पाई तक होती है, 0 to 2 पाई होती है। उसका पहला साइकिल क्या होता है? 0 to पाई होता है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, और पाई टू 2 पाई होता है, वो निगेटिव हाफ साइकिल होता है। टोटल साइकिल कितने की होती है? 0 to 2 पाई की होती है, और उसमें 2 साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। तो इसमें देख रहे हैं T1 इंस्टेंट पे कितना EMF है, तो हमारी जो साइकिल बन रही है उसमें हमने
सीधी एक ऊपर लाइन खींच के देखा है कि उस लाइन पे हमें इवन करके हमें वहां का इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे का इवन टाइम के इंस्टेंट पे का हमें ईएमएफ मिल जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं निगेटिव हाफ साइकिल में T2 टाइम के, देखो यहाँ पे मैंने आगे जाके निगेटिव हाफ साइकिल, देखो जो नीचे से जा रही है वो निगेटिव हाफ साइकिल है। हमारा जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, देखो वाई एक्सिस पे कैसे होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, एक्स एक्सिस पे कैसे होता है, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, राइट। 4 क्वाड्रेंट्स को आप अगर डिवाइड कर दिया और अच्छे से उसके डायग्राम निकालेंगे तो ऐसा ही होगा। पर हमारा टाइम हम निगेटिव में गिनते नहीं है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का यहाँ पे पूरा विषय खत्म हो गया है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारा ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा ईएमएफ क्या होगा, निगेटिव होगा। ये आपको जो सामने दिख रही है द ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन alternating quantity plotted against time is called as waveform। ओके, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती है हमारी, उसके वर्सेस अगर हम हमारा टाइम का ग्राफ लगा देते, मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, करंट और ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, राइट। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ईएमएफ और करंट का ग्राफ किसके वर्सेस निकाल रहे हैं, टाइम के वर्सेस। कितने टाइम पे कितना करंट है, कितने टाइम पे कितना वोल्टेज है, ये देखने के लिए जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसे हम कहते हैं वेव फॉर्म। पर नेक्स्ट पॉइंट है साइकिल। देखो मैंने अभी आपको बताया कि साइकिल क्या होता है, ठीक है, रिपीट करते हैं। ईच रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड अ साइकिल। पॉजिटिव और नेगेटिव जो हाफ हाफ साइकिल होते हैं उनका क्या होता है, ग्रुप होता है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं उसका मोटो क्या होता है, कोई भी इंस्टेंट हो उस टाइम पे हमें करंट और वोल्टेज, कोई ईएमएफ हो, इन सब की वैल्यूज चाहिए होती है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइकिल बनाते हैं। तो साइकिल में क्या होता है, साइकिल में 2 हाफ साइकिल होती है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और दूसरी निगेटिव हाफ साइकिल होती है। ये आपको याद रखना है। टोटल एक साइकिल कितने इसके होते हैं, 2 पाई के होते हैं। 2 पाई मतलब क्या होता है हमारा, 360 डिग्री। 2 पाई हमने किस में ले लिया, रेडियन में ले लिया। अगर हम इस 2 पाई को डिग्री में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। मतलब हमारी पूरी एक साइकिल कितने इसकी होती है, 360 डिग्री की, और रेडियन में देखो तो 2 पाई की होती है। ये याद रखना है आपको, ये मेन पॉइंट है, ये शायद आपको पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। The time taken by an alternating quantity to complete its one cycle known as time period। हमारी जो एक साइकिल होती है उसे कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है उससे हम कहते हैं टाइम पीरियड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से और जिसे हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, ओके, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। तो देखते हैं ये क्या होता है, the number of cycles completed by an alternating quantity per second is known as its frequency। हमारे एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स बन रही है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। मतलब हमारे इंडिया में एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनती है। आपको याद रखना है, अगर इंडिया के बाहर जाएंगे, कुछ अमेरिकन कंट्रीज है उसमें 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल्स होती है, वहां पे 60 साइकिल्स होती है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज कांस्टेंट है, मतलब 50 साइकिल्स, एक सेकंड में 50 साइकिल। इसे डिनोट करते हैं एफ से, यूनिट है हर्ट्ज और इसका फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/t। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू अटेंडेड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्यूरिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड एज इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, हमारी जो वेवफॉर्म बन रही है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू उसने अचीव की है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईएम या आईएम से। मैक्सिमम वोल्टेज मतलब ईएम और मैक्सिमम करंट ले ले तो आईएम आ जाएगा। और हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या होता है, हमारी पीक वैल्यू। ओके, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोला तो ईएम आ जाएगा।
पीक वैल्यू ऑफ करंट बोला तो IM आ जाएगा। ये क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड होता है। नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो ये क्या होती है, हमारा जो रेडियन पर सेकंड होता है उसे ही हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रिकल रेडियंस पर सेकंड इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, हमारी एक साइकिल कितने की है, 2 पाई की है, राइट। तो हमारा 2 पाई डिवाइडेड बाय पर सेकंड मतलब क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, मतलब कैपिटल टी। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय टी, मतलब रेसिप्रोकल होता है टाइम का। तो अगर हम तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, 1 बाई टी को हम रिप्लेस करेंगे एफ से। ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, और इसका यूनिट क्या है, रेडियंस पर सेकंड। हम नॉर्मली फॉर्मूलाज में कैसे लेते हैं इसे, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी और थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ टी। यहाँ पे क्या किया है हमने, ओमेगा की वैल्यू डाली है 2 पाई एफ मल्टीप्लाई बाय, वैसे जो टी था वो टी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये हम आगे जाके यूज करेंगे। अगर हमें किसी का एंगल फाइंड आउट करना है और कोई एंगल लेना है तो हम ऐसे ही लेंगे जाके, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी करके। ओमेगा की सिर्फ वैल्यू डाली है 2 पाई एफ, यूनिट क्या होगा, रेडियन। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी फ्रॉम इट्स पॉजिटिव पीक टू निगेटिव पीक। मतलब हमारे पूरे साइकिल में क्या होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और निगेटिव हाफ साइकिल होती है। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक होगा वो लेंगे और निगेटिव हाफ साइकिल का जो पीक होगा वो लेंगे। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, IPP और VPP। IPP किसके है, करंट के लिए है, और VPP वोल्टेज के लिए है। हम नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, इसे फॉर्मुलेटेड करके निकाला गया है, जो है स्मॉल e इज इक्वल्स टू कैपिटल EM इंटू साइन थीटा, और इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। तो स्मॉल e क्या है, हमारा EMF है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू कैपिटल EM। कैपिटल EM क्या है, हमारा पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और नेक्स्ट इंटू साइन थीटा। इसका एक एक्सप्रेशन भी है और वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो आप इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए। और इसे ही हम अगर करंट के हिसाब से निकालेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल आई। ये क्या होता है, हमारा जो ई है, स्मॉल ई और स्मॉल आई, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। जो भी हम लेंगे उसकी इंस्टेंट की वैल्यू मतलब क्या होता है, स्मॉल ई और आई से डिनोट करते हैं। करंट के लिए फॉर्मूला क्या आता है, देखते हैं। स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल IM इंटू साइन थीटा। तो कैपिटल IM क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ओके, और पीक वैल्यू ऑफ करंट है इंटू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम थीटा क्या लेंगे, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, ओमेगा टी, और अगर ओमेगा की वैल्यू डाल दे तो क्या आएगा, 2 पाई एफ टी। ओके, ये डाल देंगे तो ये दो नीचे के जो आपको फॉर्मूला दिख रहे हैं वो तीनों के तीनों फॉर्मूलाज उससे डेवलप हो जाएंगे। ओके, तीसरे फॉर्मूला में क्या किया है हमने, सिर्फ एफ को क्या किया है, रिप्लेस किया है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल टी, मतलब वो रेसिप्रोकल होता है हमारे टाइम पीरियड का। ओके, इससे ये 3 फॉर्मूलाज बन रहे हैं, ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इस पे आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी MCQ के लिए आ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होती है, देखते हैं। तो हमारा जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके, उसमें से हम क्या करते हैं, AC करंट का और DC करंट का कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, एक सर्किट को AC करंट भी देते हैं, उसके बाद उसका DC करंट का भी कंपैरिजन लेते हैं। हीट इफेक्ट हो रहा था, जैसे कि रेजिस्टर में क्या होता है, वो हीट को प्रोड्यूस करता है। ओके, वो जो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो कब हो रही है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट उसमें से जब पास हो रहा है तब वो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम कहते हैं RMS करंट और RMS वोल्टेज। ओके, इसे ही हम कहते हैं RMS वैल्यू। ओके, ये कंपैरिजन होता है AC और DC का, हीट इफेक्ट होता है वहाँ पे, और आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है कि हमारे AC सर्किट में RMS वैल्यू होती है, IRMS, VRMS ऐसी वैल्यूज होती है जिसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं। और ये क्या होती है, हमारा AC सर्किट और DC सर्किट का हम जब कंपैरिजन देखते हैं, उसमें जब करंट पास होता है तब क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट भी वहाँ पे उस सर्किट में जनरेट होती है। उस टाइम पे हमारे जो करंट की वैल्यू होती है वो हम
निकालते हैं उसे ही कहते हैं IRMS, और अगर वोल्टेज की निकाले तो वो होती है VRMS। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जिसे हम देखते हैं। तो इसके डेरिवेशन में कुछ खास किया नहीं है हमने। एक्सप्रेशन में हमने क्या किया है, सिर्फ AC और DC की दोनों वेवफॉर्म्स ली है, उसे कंपेयर किया है और उसका हमने इंटीग्रेशन लेके हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू आ ली है। इतना ही किया है। ओके, आपको MCQ के लिए ये सब इतना याद रखना जरूरी नहीं है। ये सब फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इज इक्वल टू IM डिवाइडेड बाई √2। IRMS मतलब क्या होता है, हमें समझ में आया। IM क्या होता है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है। ओके, डिवाइडेड बाई √2 आता है। ये क्या करते हैं, हम हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें ये वैल्यूज मिलती इज इक्वल्स टू 0.707 इंटू IM। IRMS वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, 0.70 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, समझ में आया। उस पॉइंट पे जो हमारी IRMS वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.707 टाइम्स होंगी हमारे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की। अगर हम कंपैरेटिवली साइनोसाइडल वोल्टेज की निकाले तो ये क्या होगी, VRMS इज इक्वल्स टू VM डिवाइडेड बाय √2। VM क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय √2। तो इसका भी क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 0.707 इंटू VM। VM क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, तो हमें ये याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने IRMS वैल्यू निकाली, VRMS निकाली, वैसे ही हम हमारे सर्किट की एवरेज वैल्यू क्या होती है वो निकालेंगे। द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय एन एवरेजिंग ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ हाफ साइकिल। ओके, हम क्या करते हैं, हमारा जो हाफ साइकिल होता है उसमें जितनी भी हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिलती है उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। मतलब आप सपोज गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, जितना भी आपका स्पीड होगा उस स्पीड को आप ले लीजिएगा उस टाइम इंस्टेंट पे। ओके, और उस स्पीड का आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालोगे मतलब क्या करोगे, जितने भी स्पीड की वैल्यूज है डिवाइडेड बाय उतने ले लोगे आप। ओके, एवरेज निकालना हमें तो पता है। ओके, वैसे ही इसका एवरेज वैल्यू होता है। क्या करते हैं, सारे इंस्टेंट वैल्यूज का हाफ साइकिल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एवरेज किसका निकलता है, हाफ साइकिल का निकलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसे भी हमने क्या किया है, एक स्मॉल एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व किया है। हमने क्या किया है, सिर्फ एक साइन वेव ली है, हमें एक एवरेज वैल्यू निकालनी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी कर्व हमारा हाफ साइकिल का बन रहा है उसका एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ करके हमने क्या किया है, उसका जो इंटीग्रेशन आ रहा था उसे सॉल्व करके हमने सिर्फ इस वैल्यूज को निकाला है। ये सारे जो फॉर्मूलाज एंड में आ रहे हैं उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स MCQ में आ सकते हैं। ओके, तो I एवरेज क्या होता है, मतलब करंट की एवरेज वैल्यू क्या निकलती है हमारी, इज इक्वल्स टू 0.637 इंटू IM। ओके, 0.637 इंटू IM। और वोल्टेज की एवरेज क्या निकलती है, V एवरेज इज इक्वल्स टू 0.637, मतलब वैसे ही इंटू VM। VM और IM क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज है। हमने एवरेज किससे डिनोट किया है, IAV और VAV से हमने एवरेज को डिनोट किया है। सिर्फ हमारे हाफ साइकिल्स की इंस्टेंटेनियस जो भी वैल्यू होती है उसका हमने एवरेज निकाला है। ओके, इस पे से हमारा क्या आता है, फॉर्म फैक्टर का क्या आता है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो होता है हमारी RMS वैल्यू का हमारे एवरेज वैल्यू के साथ। हमारा फॉर्म फैक्टर कितना होता है, फर्स्ट साइनोसाइडली वेरीफाइंग क्वांटिटी के लिए कितना होता है, 1.11 साइनोसाइडल के लिए, AC सर्किट के लिए। और दूसरा है हमारा क्रिस्प फैक्टर और पिक फैक्टर। ओके, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं KP से, और फॉर्म फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं KF। तो हमारा पिक फैक्टर क्या है, होता है KP इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारी, IM से डिनोट करते हैं। ओके, तो KP इज इक्वल्स टू क्या आएगा, IM डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू क्या होती है हमारी करंट की, 0.707 इंटू IM इज इक्वल्स टू हमारा कितना आएगा, IM कैंसिल हो जाएगा और हमें हमारा पिक फैक्टर मिल जाएगा। वो कितना होता है, 1.414 फॉर एन साइनोसाइडल वेवफॉर्म। ओके, हमने ऊपर का जो फॉर्म फैक्टर देखा और अभी हमने जो पिक फैक्टर देखा वो सिर्फ साइनोसाइडल वेवफॉर्म के लिए होता है। ये आपको याद रखना है। दोनों जो हमें वैल्यूज है मिले हुए फॉर्म फैक्टर की और क्रिस्प फैक्टर और पिक फैक्टर, ये याद रखनी है, आपको MCQ में पूछे जा सकती है।
मेरे बुक में एक डेरिवेशन था आरएमएस वैल्यू ऑफ कंबाइंड वेवफॉर्म, ओके, जिसमें एसी डीसी वेवफॉर्म का हमने लिया है स्टडी करके, इसका आरएमएस वैल्यू निकाला है, ओके, कंबाइंड वेवफॉर्म के लिए। तो इसका सिर्फ फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में तो ये लिखा नहीं है, पर आपको शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी आरएमएस वैल्यू है तो शायद पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला भी लिया है। IRMS is equals to root of IDC square plus IM2 divided by root 2 square plus IM3 divided by root 2 का स्क्वायर, ओके। ये सब क्या है, पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें याद रखना है। और ये क्या है, IM2 IM3 ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ओके, उस इंस्टेंट के लिए। तो ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, आप इस पे आएगा या नहीं कह नहीं सकते, इसलिए आप लिख लीजिएगा, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेजर। The length of a line represents the magnitude of a quantity and a arrow represent or indicates the direction. This is similar to vector representation. Such a line is known as a phasor. फेजर क्या होती है, जो हमारी लाइन की लेंथ होती है उसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन ये होती है, उसका जो एरो होता है वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। इस सब को ही हम क्या कहते हैं, फेजर कहते हैं। यहाँ पे आपको एक फेजर रिप्रेजेंटेशन की अल्टरनेटिंग करंट के लिए डायग्राम दिखेंगे, जिसमें मैंने सर्कल लिया है और उसे इस पूरे सर्कल को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। उसके सामने ही मैंने एक साइनोसाइडल वेव बनाई है और उससे मैंने इस जो सर्कल है उस पे से मैंने उसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है उस इंस्टेंट पे ये लिया है, ओके। मैंने क्या किया है, इस सर्कल से वैल्यू रेफर की है मेरे वेवफॉर्म पे और वहाँ से मैंने लिया है कि इसका इतने इंस्टेंट पे कितना वैल्यू हो सकता है, ये क्या है, ओके। हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ओके। सबसे पहले ए आ रहा है तो ए लिख लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी पॉइंट उसके रेफरेंस में नीचे लिख लिया। वाई एक्सिस पे आ गए, वहाँ पे पीक वैल्यू क्या है, सी है, वो ले ली हमने। थोड़ा आगे गए, उसके बाद कौन सी है, डी है, तो वो लिख ली। वापस थोड़ा आगे गए, हम एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, उल्टे उल्टे ही जा रहे हैं, तो उसमें क्या आ गया, ई आ गया, तो वो जो पॉइंट है वो ई आ गया है। उसके आगे क्या है, हम एंटी क्लॉकवाइज और आगे गए तो उसका क्या आ गया, एफ आ गया, ओके। एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहे तो निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो गई है, देखो ई के आगे, तो एफ आ गया। रेफरेंस ले रहे, पीक वैल्यू क्या है, सबसे मैक्सिमम वाला जी है तो जी ले लिया। उसके बाद आगे गए तो एच पॉइंट आ गया। ऐसे हमने क्या किया है, पूरा का पूरा रेफर करके हमने हमारी जो फेजर डायग्राम है वो फेजर रिप्रेजेंटेशन निकाला है। तो ऐसा होता है हमारा फेजर रिप्रेजेंटेशन। जो हमारी फेजर बनती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होती है, जो फेजर होती है, ओके। जो हमारा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए जो फेजर है हमारा, अभी हमने जो पॉइंट देखा वो किस में मूव कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो फेज क्या होता है, फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट इज एन एंगल। ये क्या होता है, एक एंगल होता है, एंगल विच इज ट्रैवल बाय फेजर, ओके। हमारा जो फेजर होता है उसने जो हमारा एंगल बनाया है रेफरेंस के साथ, उसे ही हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो हमारी 3 फेजेस होती है, हमें याद रखना है, हमारी 3 फेजेस होती है, जीरो फेज, पॉजिटिव फेज और निगेटिव फेज। और जैसे कि मैंने कहा था ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता, हमें हमेशा याद रखना है। हम यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, इसकी वजह से ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। फेजर देखो कैसे बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमारा कौन है, टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है हमारा, वोल्टेज और करंट होता है। इसकी वजह से टाइम निगेटिव नहीं होता, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट का विषय खत्म हो जाता है। जीरो फेज होता है, वो क्या होता है, उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला। हमारा नॉर्मल फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, यहाँ पे हम वोल्टेज की बात कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है स्मॉल ई इज इक्वल्स टू कैपिटल ई एम मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी। हमारा जो फेज होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई। आपको हमेशा याद रखना है, हमारा जो फेज होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। और फेज क्या होता है, साइकिल की तरह होता है। हमारी साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होके 2 पाई तक जाती है। अगर हम इसे डिग्री में निकालना चाहे तो ये कैसे होती है, 0 to 360 डिग्री होती है। तो सेम टू सेम हमारा ऐसा ही फेज होता है जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसका एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 to 360 के बीच हो सकता है। जब भी हम हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब भी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगी, ओके,
जब भी कोई फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा और हमारा वोल्टेज पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हो, हमारे वाई एक्सिस की जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर उस पे हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज रहा तो हमें याद रखना है हमारी फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने। ओके, और उसमें क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस फाई आएगा। फाई क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस लाइन है, हमारे जो क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट के साथ हमारी फेजर एक एंगल बना रही है। क्यों एंगल बना रही है, हमारा जो वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म होती है वो क्या करती है, लीडिंग करती है और लैगिंग करती है। हमें याद रखना है जब भी हमारी कोई वेवफॉर्म लीडिंग करती है, लीड करने का मतलब क्या है, आगे जाना। ओके, आगे चलना। तो लीडिंग कर रही है मतलब आगे जा रही है, और लैगिंग कर रही है मतलब पीछे जा रही है। सपोज मैंने आपको कोई टास्क करने को बोला है और आपको बोला है कि 1 घंटे में वो काम कर दीजिए। अगर वो काम आपने 45 मिनट्स में कर दिया तो क्या किया, आप 15 मिनट पहले ही वो काम कर दिया। आप 15 मिनट पहले कर लिया, मतलब ये कौन सी कंडीशन है, लीडिंग की कंडीशन है। अगर मैंने आपको कोई टास्क दे दिया और आपने और मैंने बोला कि वो टास्क 1 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, पर आपको उस टास्क को करने के लिए 1.5 घंटा लगा, आधे घंटे का जो टाइम एक्स्ट्रा आपको लगा वो क्या हुआ, आप उस चीज को करने के लिए लैग कर रहे, मैंने बोला उससे पीछे चल रहे। ओके, ये हुई लैगिंग की कंडीशन। ओके, जब भी मैं आपको बोलूंगी कोई चीज लीडिंग कर रही है तो आपको वाई एक्सिस पे क्या लेना है और क्या करना है, ओमेगा टी प्लस फाई करना है, हमेशा याद रखो। और जब भी मैं लैगिंग की बात करूंगी तो आपको क्या करना है, कोई भी कहेगा कि लैगिंग है तो आपको क्या याद रखना है, हमारी वाई एक्सिस की जो निगेटिव साइड होती है उस निगेटिव साइड में आपकी वेवफॉर्म बन रही है। ओके, हमारा वाई एक्सिस का निगेटिव साइड किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का तो सवाल नहीं आता। पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में होता है पूरा का पूरा, तो निगेटिव किस में आएगा, वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। लीडिंग की कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और लैगिंग की कंडीशन हमारी होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, टाइम कांस्टेंट टी है। ओके, हमारी जीरो फेज की डायग्राम देखो, वो कहाँ पे आ रही है, जीरो है, मतलब वो सीधा उसी एक्स एक्सिस पे आ रही है। जैसे ही मेरा लीड कर गया, ओके, लीड कर गया मतलब कुछ एंगल से लीड कर गया, आगे चल रहा है वो आगे चल रहा है, जल्दी से काम कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, उसका एक एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ओके, जल्दी कर रहा है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ हमने उस फेजर को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। किधर टिल्ट कर दिया हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऊपर की साइड में। ओके, ये लीड की कंडीशन है। और जैसे ही हमारा लैग करता है तो वो क्या आता है, ओमेगा टी माइनस फाई, और ये क्या कर रहा है, हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। हमने इसकी लाइन है देखो, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे लिया है, एक एंगल बनाया है। ये हमारी है लैगिंग की और निगेटिव फेज। ओके, जीरो फेज कौन सी डायग्राम कहाँ पे आएगी, जीरो एक्स एक्सिस पे आएगी, कोई उसमें मूवमेंट नहीं है, लीडिंग नहीं है और लैगिंग नहीं है, न्यूट्रल है, वो हमारा होगा जीरो फेज। जैसे हमारा लीड करेगा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फेज, जैसे ही हमारा लैग करेगा उसे कहते हैं निगेटिव फेज। ओके, अब हम देखते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द फेजेस ऑफ टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज फेज डिफरेंस। ओके, जो दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस। सपोज लीडिंग हो रही है मेरी 30 डिग्री, लीड कर रहा है 30 डिग्री से और लैग कर रहा है 60 डिग्री से। ओके, तो हमारी लीडिंग और लैगिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन टू फेजेस। तो इसे हम कुछ कंडीशन में देख लेते हैं। जीरो फेज डिफरेंस। ओके, हम अभी फेज डिफरेंस की स्टडी करते हैं। ओके, जीरो फेज डिफरेंस मतलब क्या है, हमारा करंट और वोल्टेज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक साथ ही चल रहे हैं। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। देखो कोई सपोज यहाँ पे क्या हो सकता था, करंट लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, हो सकता था, और वोल्टेज स्टेडी न्यूट्रल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों न्यूट्रल है, कोई भी लैग नहीं कर रहा है और कोई भी लीड नहीं कर रहा है। ओके, हमने ऊपर ही देखा कि लीड की और लैग की डायग्राम कैसी होती है, यहाँ पे वैसा कुछ है क्या, नहीं है। ओके, तो ये क्या है, दोनों न्यूट्रल है, मतलब जीरो फेज में है, कोई इसके फेज में डिफरेंस नहीं है। तो उस कंडीशन के लिए हमारी इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू कैपिटल EM इंटू साइन ओमेगा टी एंड स्मॉल I इंस्टेंटेनियस करंट के लिए I इज इक्वल्स टू कैपिटल IM मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है, मतलब EM की वेवफॉर्म है, वो ज़्यादा बड़ी दिख रही है हमें। इसका मतलब क्या हुआ,
हमारा जो EM है वो IM से बड़ा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैगिंग फेज डिफरेंस। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वोल्टेज है उसे वैसा ही रखते हैं। ओके, सारी तीनों फेजेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे वोल्टेज को वैसा ही रख रहे हैं और हमारे करंट को क्या कर रहे हैं, हम लीड और लैग कर रहे हैं। हमारे घर में क्या होता है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ये हमेशा आता है। ओके, वोल्टेज क्या रहता है, अगर कोई पूछे कि सिंगल फेज का वोल्टेज कितना है तो कोई क्या बोलेगा 230 वोल्ट है। हमें पता है फिक्स अमाउंट रहती है 230 वोल्ट, और इसमें भी क्या होता है थोड़ा सा वैरी होता है, 5% ऊपर और 5% नीचे, बट 230 तो होता ही है। तो हमारे घर में हो कहीं भी हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें क्या करता है, करंट की वैल्यू ही नीचे ऊपर होती है, वोल्टेज ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता। लैगिंग फेज डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, तीनों कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है उसे क्या रखा है, न्यूट्रल रखा है। ओके, और हमारी जो करंट की वेवफॉर्म है उसे लैग कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्टडी करने के लिए। ओके, लैगिंग फेज डिफरेंस, यहाँ पे क्या किया हमने, हमारा जो करंट है उसकी वेवफॉर्म को हमने लैग किया। देखो वो नीचे की वाई एक्सिस पे आ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। उसकी फेजर देखो कैसे बन रही है, उसकी फेजर बन रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, साइड में सर्कल में जो आपको दिख रहा है वो फेजर है। ओके, वोल्टेज है वो तो क्या है, न्यूट्रल है, कांस्टेंट है, वो 0 फेज में चल रहा है, उसका कुछ लीड लैग नहीं कर रहा। तो उसका फॉर्मूला वैसे ही आएगा, स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल EM इंटू साइन ओमेगा टी। पर हमारा क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो लैग करते टाइम क्या करते हैं हम, ओमेगा टी माइनस 5। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्मॉल I इज इक्वल टू IM मल्टीप्लाई बाय साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस 5। ओके, जब भी हमारा लैग करता है कोई कंडीशन में तो हम उसको क्या कर देते हैं, -5 कर देते हैं, और अगर लीड करेगा तो +5। तो इस कंडीशन में करंट लैग कर रहा था और हमारा वोल्टेज न्यूट्रल था। हमारी नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, लीडिंग फेज डिफरेंस, जिसमें हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है पर हमारा जो करंट है वो लीड कर रहा है। लीड कर रहा है मतलब आगे चल रहा है, तो लीड कर रहा है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, +5 ले लेते हैं। तो इसमें भी सेम करेंगे, हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है और उसका फेज का कोई डिफरेंस हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो न्यूट्रल है। ओके, तो हमारा वैसे के वैसे ही फॉर्मूला आ जाएगा, स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल EM इंटू साइन ओमेगा टी। कैपिटल EM क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है, स्मॉल ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हम जहाँ पे भी स्मॉल ई और स्मॉल आई की बात करें तो वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट की वैल्यूज है, और कैपिटल EM और कैपिटल IM की बात करें वो हमारा होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दें हम, +5 कर देंगे। तो स्मॉल I इज इक्वल टू IM इंटू साइन ओमेगा टी +5। तो अभी तक हमने देखा कि फेजर डायग्राम क्या होती है। ओके, डिफरेंट क्वांटिटीज की जो हम डायग्राम्स निकालते हैं ये फेजर की, उसे हम फेजर डायग्राम कहते हैं। ओके, तो जो हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं फेजर के वो अलग होते हैं, तो उन्हें इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीजन क्या है, हमारे जो ये सिस्टम है, देखो हम क्या करते हैं, लीडिंग लैगिंग को प्लस माइनस करते हैं। देखो तो ये सब क्या है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। आप कंसिडर करें कि हमारे मतलब आपको पता है कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल जाती है। अगर हम सोचे कि उस 50 साइकिल को हमें एनालाइज करना है, ओके, उस 1 सेकंड को एनालाइज करना है तो हमें 50 साइकिल का ऐसे स्टडी करना पड़ेगा। और अगर हम 1 घंटे की बात करें तो कितनी सारी साइकिल हो जाएगी, 1 दिन की बात करें तो कितनी साइकिल होगी, विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट ये सब देखना चाहे तो ये कितना सारा होगा साइकिल। इसे सिंपल फॉर्म में करने के लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। ओके, उसके लिए दो इसमें इसे डिवाइड किया गया है। हमारी जो फेजर होती है, कौन सी भी फेजर हो, ये 2 मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल प्रोसेस है। इसे 2 इसमें डिवाइड किया गया है। पहला है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम जानते हैं हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, I इज इक्वल टू कैपिटल IM इंटू साइन ओमेगा टी +5। ओके, ये लीडिंग के कंडीशन के लिए होती है। तो हम क्या करते हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो फाई होता है वो हमेशा, याद रखिए, हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही होता है। ओके, वो भी कौन सी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बोले तो वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जा सकता है।
ये किसके लिए है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। याद रखना है आपको। हम Im की बात करेंगे तो Im क्या है? हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, जिसे हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, R बोलेंगे तो मतलब क्या हुआ हमारा? Im, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओके, पर प्रैक्टिकली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये सब करेंगे, तब हमेशा याद रखना है हमें I की RMS वैल्यू लेनी है। यहाँ पे हम हमेशा RMS वैल्यू यूज करते हैं। ओके, इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें क्या कंसीडर करना है? हमारी जो फेजर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही अपना एंगल बनाती है। ओके, अगर उसका फाई पॉजिटिव हुआ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हुई उसकी फेजर, तो वो कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करेगा। और अगर उसकी फेजर निगेटिव रही तो वो कहा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? वो क्लॉकवाइज वर्क कर रहा है। और आर की वैल्यू क्या है हमारी? आई इज इक्वल्स टू, हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट लेते हैं और प्रैक्टिकली हम क्या लेते हैं? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लेते हैं। ये याद रखना है। ओके, पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? पोलर रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू आर, और उसके आगे क्या बन रहा है? एंगल प्लस और माइनस फाई। तो यहाँ पे आपको 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं, जिससे हम सिंपली समझेंगे। ये तीनों डायग्राम कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखो, पहले हमने क्या किया है? सिर्फ ओ पॉइंट से क्या किया है? एक फेजर ड्रॉ की है, जिसका एंगल क्या बन रहा है? लीडिंग है। मतलब क्या है? वो किस में जा रही है? पॉजिटिव फेज है उसकी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ओके, दिख रहा है हमें +5 एंगल बन रहा है। ओके, नेक्स्ट जो बी है उसमें क्या किया है? हमने एक पॉइंट मार्क किया है, और उससे जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला है हमने? R इज इक्वल्स टू आई मैक्सिमम, मतलब उसका करंट क्या है? मैक्सिमम है। ओके, हमारी सी डायग्राम देखो, O से A तक जो डिस्टेंस है उसको हमने सिर्फ उसे R बोला है। उसका जो फॉर्मूला लिखा था हमने सिर्फ उसे रिमूव किया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे उसे लिखा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? O से A तक का डिस्टेंस है, उसे क्या कंसिडर किया है? R कंसिडर किया है। यहाँ पे सिर्फ हमने फॉर्मूला लिखा नहीं है, पर हमें पता है हमारे R का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है, और प्रैक्टिकली वो और RMS वैल्यू होती है। अगर हम इसे करंट के फॉर्म में निकालना चाहे तो वो क्या आएगा? पोलर रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू E, और वहाँ पे एंगल बनेगा और प्लस और माइनस फाई बनेगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने जो पीछे देखा उसमें जो R था वो क्या था? उसका मैग्नीट्यूड था। ओके, ये याद रखना है, R मैग्नीट्यूड था और फाई था वो क्या था? हमारा फेस था। ओके, अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 कंपोनेंट में डिवाइड की गई है, एक्स और वाई कंपोनेंट। और इसमें क्या है? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है? आई एम, याद रखनी है, एक्स कंपोनेंट इज इक्वल्स टू आई एम इंटू कॉस फाई, और वाई कंपोनेंट इज इक्वल्स टू आई एम इंटू साइन फाई। ओके, और हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है? स्मॉल आई इज इक्वल्स टू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई क्यों लिए है? यहाँ पे देखो, ये तीनों डायग्राम है जिसमें हमने क्या दिखाया है? वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका क्या मतलब हुआ? वो पॉजिटिव है। ओके, और लीडिंग के कंडीशन में है, पॉजिटिव फेज है। तो पॉजिटिव फेज लीडिंग के कंडीशन में हम क्या करते हैं? ओमेगा टी प्लस फाई करते हैं। तो इस वजह से हमारे इंस्टेंटेनियस करंट का ये फॉर्मूला आता है। अब हम तीनों डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमने एक एक्स कंपोनेंट को कंसीडर किया। ओके, वहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है हमारा? आई एम कॉस फाई। ओके, तो उसका दिखाया है वो क्या है? 0 फेज में है। ओके, 0 फेज में है, इस वजह से वो किस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और आई एम कॉस फाई आ रहा है। ओके, नेक्स्ट बी डायग्राम में देखो हमने क्या किया है? वाई डायरेक्शन में, मतलब वाई के डायरेक्शन में वाई से पैरेलल एक कंपोनेंट को ड्रॉ किया है। ओके, वाई कंपोनेंट को ड्रॉ किया है। ओके, तो हमें क्या करना था? ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टडी करना था। ओके, पॉजिटिव इसमें आपको समझने के लिए ये ऐसा दिया गया है। इसलिए इन्होंने क्या किया? हमें वाई कंपोनेंट ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारा जाके एक्स कंपोनेंट रुक रहा है, उसके आगे हमने क्या किया? पैरेलल में हमारा वाई कंपोनेंट ड्रॉ किया। किसके पैरेलल में? वाई एक्सिस के पैरेलल में।
क्योंकि ये y कंपोनेंट है तो क्या होगा, ये अलोंग y होगा, y के पैरेलल में होगा। तो y के पैरेलल में ड्रॉ किया तो y के लिए क्या आता है हमारा कंपोनेंट, y इज इक्वल्स टू आई एम इंटू साइन फाई। ओके, और इसका टोटल करके क्या किया हमने, इसकी रिजल्टेंट निकाल दी। ओके, इसका ओ ए निकाल दिया हमने, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में उसका ओ ए निकाला था वैसे हमने क्या किया, वो दोनों जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का एक पॉइंट था उसे हमने ज्वाइन कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारा जो ओ ए था वो क्या आ गया, आई एम आ गया। ओके, तो ये ऐसे ही होता है। और उसके बीच में क्या है हमारा, फाई क्या है, फेज एंगल है। मतलब हमने क्या निकाली है, अभी हमने हमारी फेजर निकाली है जिसमें हमने y और x कंपोनेंट क्या हो सकते हैं वो रिप्रेजेंट किए। ओके, तो हमारी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस x प्लस और माइनस जे वाई। तो j क्या होता है, हमारा वेक्टर होता है, उसका वैल्यू क्या होता है j का, j इज इक्वल्स टू क्या होता है, इमेजिनरी होता है। हम जानते हैं, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, ये भी मैथमेटिकल ही है एक्सप्रेशन। तो j इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 होता है। y के अलोंग, हमेशा y के अलोंग क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ओके, इमेजिनरी ऑपरेटर होता है जिसे हम j कंसीडर करते हैं, उसकी वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, हमारा जो y कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट को क्या है, परपेंडिकुलर है। एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, एक्स एक्सिस से उस स्ट्रेट लाइन का, आई एम साइन फाई वाली स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, इसके लिए वहाँ पे हमने j कंपोनेंट को इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है हमारा रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का वो भी याद रखना है, और ये कैसे आया है आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे हमारा ऑफिशियली यूनिट खत्म होता है, पर हमारी जो बुक है उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए हैं, पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्सेशन और रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्सेशन। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये आपके सिलेबस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, ये सब कुछ रेक्टेंगुलर और पोलर के अंदर ही आ रहा है, इसलिए उन्होंने ये सिलेबस में लिखा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो इस वजह से ये दोनों पॉइंट मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, और इसके जो भी फॉर्मूलाज हैं, मेन फॉर्मूलाज, वो आपको राइट डाउन करने हैं। इस पे शायद आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब ये आएगी या नहीं कह नहीं सकते, अगर आए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैं ये पॉइंट आपको कवर कर रही हूँ। ओके, पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्सेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पोलर होता है उसे सिर्फ रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दे। हमारे पोलर में क्या होता है, r और फाई होता है, और हमारे रेक्टेंगुलर में क्या होता है, x और y होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम हमारी जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन की डायग्राम थी उसे ही निकाल रहे हैं। एक्स एक्सिस पे क्या था, x कंपोनेंट था, वाई एक्सिस पे क्या था, y कंपोनेंट था, और उसका रिजल्टेंट ही आ रहा था, ओ ए क्या आ रहा था, हमारे रिजल्टेंट आ रहा था वहाँ पे। वैसे ही हमने क्या किया है, यहाँ पे r को रिजल्टेंट लिया है। ओके, हमने रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या देखा था, वहाँ होता है आई एम मतलब क्या होता है, हमारा आर होता है, इसलिए हमने वहाँ पे आर लिखा है। ओके, पोलर से हम रेक्टेंगुलर को देखना चाहिए, तो हमने क्या किया, सिर्फ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन की डायग्राम ली, और उसमें आई एम की वैल्यू क्या थी, हमारी आर होती है, हमने जाना पोलर रिप्रेजेंटेशन से वो डाल दी, और एक्स और वाई कंपोनेंट जैसे कि तैसे हमने लिख के लिए। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आई एम की जगह आर लिख रहे। हमारे एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, आई एम इंटू कॉस फाई होती है, तो हमने क्या किया है, आई एम को आर से रिप्लेस किया है, और वाई कंपोनेंट में भी सेम वैसा ही किया है, आई एम को आर से रिप्लेस किया है, वो दोनों एक ही है वैसे। तो इसका टोटल वैल्यू क्या आएगा, हमारा जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या लिया है, पूरा का पूरा हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिया है, इसलिए दोनों पॉजिटिव ले रहे, तो क्या आएगा, प्लस एक्स प्लस जे वाई। ओके, तो एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है हमारी, आर कॉस फाई और आर साइन फाई, तो वो दोनों वैल्यूज हम डाल रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा हमारा, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई प्लस जे आर साइन फाई। ओके, इतना ईजी है ये। ओके, हमारा नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्सेशन। तो रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्सेशन हम कैसे करते हैं, हमारा रेक्टेंगुलर क्या होता है, एक्स प्लस जे वाई। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा होता है एक्स प्लस जे वाई। ओके, और वही सेम टू सेम डायग्राम है। पहले हमने गिवन क्या लिया था, पोलर लिया था, क्यों, तो हमें रेक्टेंगुलर निकालना था। यहाँ पे हमें
पोलर निकालना है, इसलिए हम गिवन क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर ले रहे। ओके, तो हमारा क्या होता है, आर और फाई की वैल्यूज़ निकालनी है हमें। ओके, आर और फाई की वैल्यू क्या आएगी, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला होते हैं, उससे हमारे क्या होता है, रिजल्टेंट क्या आता है, आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। और अगर वहाँ पे एंगल निकालना चाहे, फाई निकालना चाहे, तो वो कैसे आता है, tan फाई इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, y डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x। और अगर हम इसका इन्वर्स निकाल के फाई की वैल्यू निकालना चाहे तो वो क्या आएगा, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ फाई बाय एक्स। तो ये हमारा आता है फाई का वैल्यू। तो आर और फाई की वैल्यू क्या कर देंगे हम, सिर्फ पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला था हमारा आर एंगल ऑफ फाई, तो उसी फॉर्मूला में हम डाल देंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ पे एंगल बढ़ रहा है tan इनवर्स ऑफ फाई बाई एक्स। ओके, ये आ गया हमारा रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्सेशन। ओके, इतना इजी है, ये फॉर्मूलाज है, ये सब के सब आपको याद रखने हैं। आज जितने भी फॉर्मूला मैंने आपको बताए वो याद रखने हैं। इसके साथ ही हमारा सेकेंड यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है। पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स ले लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।